सिया एक मशहूर मॉडल है। अपनी शादी की बैचलर पार्टी की नशे में धुत वो होटल के एक कमरे में सो जाती है। तभी उसका मंगेतर एक लड़की को चूमते हुए आता है और उसे लगता है कि सिया सो रही है, पर सिया सब सुन लेती है। क्या सिया उससे शादी करेगी या फिर उससे बदला लेगी? यह जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। यह एक उपन्यास है। हम प्रतिदिन आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसका जब जब नया एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस कहानी का पिछला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए कहानी के लिए आगे बढ़ते हैं। लोरी के लिए सिया के मन में दया और सब्र दोनों पहले ही खत्म हो चुका था। वो लोरी को इंटरव्यू देते हुए टीवी पर देख रही थी। लोरी को ये अनाउंसमेंट करने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि उसके पास अब वक्त बहुत कम था। उसके पेट में पल रहा बच्चा दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा था, और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए और उसके कॉन्ट्रैक्ट में कोई परेशानी ना आ जाए। पर वो ऐसा कैसे सोच सकती है कि करण उसे इतनी आसानी से जाने देगा। लोरी ने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं सबसे पहले अपने पुराने बॉस करण सर को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने मौके दिए और इतने दिनों तक मेरा साथ दिया। उसके साथ साथ मैं अपनी साथी सिया को भी थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं आज जहाँ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। लोरी अपना ज्यादा मुंह खोले इसके पहले ही क्रिएटिव सेंचुरी के आर्ट डायरेक्टर ने बीच में आकर कहा, मैं मीडिया वालों से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि इतने दिनों से अजीब अजीब सी अफवाहें फैल रही थी कि हम सिया को लेना चाहते हैं, पर नहीं, हम शुरू से ही लोरी को हायर करना चाहते थे। इसीलिए प्लीज अब आप किसी भी कही गई अफवाह पर ध्यान ना दें। राशि ये सुनकर गुस्से में बौखला रही थी और उसने कहा, देखो, ये लोग अभी तुम्हारी मेल इनबॉक्स पर भेजी हुई अपनी मेल को भी भूल चुके हैं। इन्हें जाकर कोई वो दिखाए कि उन लोगों ने सामने से तुम्हें अप्रोच किया था अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, और अब कह रहे हैं कि वो लोरी को ज्वाइन कराना चाहते थे। वाह सिया, परेशान मत हो। इस इंडस्ट्री में हमेशा कुछ भी सही या हमेशा कुछ भी गलत नहीं होता। ये इंडस्ट्री ऐसी ही है। आज इन्हें लोरी मिल गई है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये लोरी को हायर करना चाहते थे। कल परिस्थिति कुछ और भी हो सकती है। इस इंडस्ट्री में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, और देखना तो ये है कि आज की रात के बाद भी अभी जैसा है वैसा ही रहेगा या नहीं। लोरी से एक रिपोर्टर ने पूछा, आप ये बताएं कि आपने अभी अभी जो मिस सिया की तारीफ की वो दिल से की या बस ऐसे ही की है? क्योंकि आप दोनों के बीच का कंपटीशन, आप लोगों के बीच की टशन पूरी इंडस्ट्री में पता है। आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है, या सच कहूँ तो आप तीनों के बीच क्या रिश्ता है? क्रिएटिव सेंचुरी के डायरेक्टर पीछे से खड़े होकर लोरी को इशारा कर रहे थे कि उसे ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी उन्होंने ही बीच में आकर लोरी को अपना मुंह खोलने से रोका था। अगर लोरी इस तरीके से अपना मुंह खोलेगी तो परेशानी में फंस सकती है। उनके इशारे को समझकर लोरी ने बड़े ही प्यार से बस इतना ही कहा, देखिए, मैं लोरी हूँ, मैं शब्दों के साथ बहुत अच्छी नहीं हूँ, इसलिए अपनी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश ना करें। दरअसल सिया कभी भी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देती थी। वो मीडिया के सामने जब जब आई तो सिर्फ अपने काम की वजह से आई। उसके अलावा उसने मीडिया से हमेशा दूर रहना ही ठीक समझा। पर वहीं लोरी जब मौका मिले तब इंटरव्यू देती रहती थी। इसीलिए मीडिया को लोरी थोड़ा अच्छी और प्यारी लगती थी, क्योंकि उसके बारे में लोग ज्यादा जानते थे, जबकि उन्हें घमंडी और रिजर्व नेचर की सिया लगती थी। एक रिपोर्टर ने लोरी से पूछा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि अब आप करण और सिया के बीच से हट रही हैं और इसीलिए सिया स्टार किंग नहीं छोड़ रही है? क्या अब उन दोनों के वापस साथ आने की स्थिति बन रही है, या वो दोनों वापस साथ आना चाहते हैं?
लोरी, ये आपको जाकर सिया से और करण से पूछना होगा। इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। लोरी ने जिस तरीके से ये बात कही थी, उससे ये साबित हो रहा था कि लोरी को स्टार किंग छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। सिया अभी भी करण को चाहती है और उसके साथ अपने रिश्ते को वापस जोड़ना चाहती है। और क्रिएटिव सेंचुरी की कही हुई बात से और लोरी के इंटरव्यू, इन सब से ये साबित हो रहा था कि सिया एक बहुत ही घमंडी, बहुत ही एरोगेंट औरत है और उसकी वजह से लोरी को इतना कुछ कहना पड़ रहा है। सिया ने उसका आगे का इंटरव्यू नहीं देखा, क्योंकि आगे का इंटरव्यू में वो जानती थी कि वो गोल गोल घुमा घुमा कर वही बातें होने वाली हैं। इसलिए उसने टीवी बंद कर दी और राशि ने उससे कहा, हमें तैयार होना चाहिए, वक्त हो गया है। सिया, हाँ चलो तैयार होते हैं। राशि, सिया तुम परेशान मत हो, लोरी और करण की वजह से तुम्हें जितना भी जो कुछ भी सहना पड़ा है, आज रात हम उस सब का बदला एक बार में ले लेंगे। लोरी इस अवार्ड के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही है, बल्कि उसने झूठ बोला है। इसके सारे सबूत हमारे पास अब हैं। इधर अपने ऑफिस में राजवीर अपने सोफे पर बैठकर इस अवार्ड सेरेमनी की लाइव टेलीकास्ट देख रहा है। शाम के ठीक 6 बजे सेलिब्रिटीज ने आना शुरू कर दिया। हर मॉडल ने एक से बढ़कर एक कपड़े पहनकर आ रही थी और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी पर भी राजवीर का ध्यान नहीं टिका। राजवीर का ध्यान स्क्रीन पर सिर्फ उस वक्त टिका जब सिया ने रेड कारपेट पर चलना शुरू किया। सिया रेड कारपेट पर कुछ 40 के आसपास के एक आदमी कार्तिक के साथ में चली आ रही थी, जिसे इंडस्ट्री में प्लेबॉय के नाम से जाना जाता था। राजवीर की अनुभवी आंखों ने जैसे उस आदमी की आंखों को पढ़ लिया था। उसने अपनी टीवी वहीं पर रोका और पीयूष को बुलाकर कहा, मुझे इस आदमी के बारे में सब कुछ पता करके दो। पीयूष, सर क्या हमें मैम को चेताने की जरूरत है? राजवीर, नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो अपनी तैयारी करके ही गई हुई है, इसीलिए बस मुझे उसके बारे में खबर चाहिए। दरअसल राजवीर ने जब सिया रेड कारपेट पर चल रही थी, उस वक्त सिया के रेड गाउन में ब्रोच लगी हुई देख ली थी। उसे पता था कि सिया ज्यादा ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं करती और उसे इसी से ये समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी सारी तैयारी करके गई है। सिया इस व्यक्ति के साथ में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर उसने अपनी फीलिंग को दबाकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखी थी। पर देखने वालों ने अपनी अलग ही बातें बनाना शुरू कर दी। वो कैसे इतने घटिया और लीचड़ इंसान के साथ में इतने आराम से चल सकती है? तो क्या इसका मतलब ये है कि अब सिया इसका भी फायदा उठाना चाहती है? पहले स्टार वंडर का मालिक, उसके बाद में राहुल और अब ये। क्या सिया के लिए लोग काफी नहीं पढ़ रहे हैं? क्या वो अपने करियर में इससे भी फायदा लेने की कोशिश कर रही है? लोगों ने अपने ही मन में अफवाहें बनाना और उन्हें फैलाना शुरू कर दिया। जैसे ही सिया होस्ट के पास पहुंची, उसने उन दोनों को बड़े ही जोर शोर से वेलकम किया और उन दोनों को साइनिंग वॉल की तरफ ले गया, जहां पर उनका एक छोटा सा इंटरव्यू होना था। होस्ट ने सीधा सवाल किया, सिया, क्या आप बताना चाहेंगी कि अभी ताजा आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। अपने बचाव में आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे आज दोपहर में आपकी साथी लोरी ने क्रिएटिव सेंचुरी ज्वाइन करने की अनाउंसमेंट कर दी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और हमारे गुप्त सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि आपके करियर को आगे बढ़ाने में इंडस्ट्री के किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। आप कुछ कहना चाहेंगी? होस्ट सिया से दनादन सवाल पूछे जा रहा था। वो सांस भी नहीं ले रहा था, पर सिया ने कोई भी हड़बड़ाहट नहीं दिखाई। बड़ी शांति से उसने जवाब दिया, मैंने इंटरव्यू देखा है। हर किसी का अपना नजरिया होता है और हर किसी को अपनी बात रखने और कहने का हक है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। बस मैं यही कहूँगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जिससे मेरे फैंस को मुझे देखकर तकलीफ हो। और इतने लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे फैंस को मुझ पर भरोसा है, तो मुझे लगता है कि मुझ में कुछ तो अच्छा होगा।
रिपोर्टर को नहीं लगा था कि सिया इतना शांत रहकर उसकी बात का जवाब देगी। उसने नहीं सोचा था कि सिया इस तरीके से अपनी बात कहेगी। सिया ने इतनी साफ गोई से अपनी बात रखी थी कि रिपोर्टर के पास आगे पूछने के लिए कुछ बचा नहीं था और उसने सिया को और शब्दों से घेरना या परेशान करना बेवजह लग रहा था। इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस सिया के साथ में कुछ फोटो लिए और उसे अंदर जाने दिया। इसके लिए कार्तिक सक्सेना ने उसे तारीफ भरी नजरों से देखा और कहा, तुम वाकई में कमाल हो। कार्तिक सक्सेना उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर सिया ने धीरे से कहा, आप कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। कार्तिक सक्सेना, करण ने आपसे कोई बात की है? सिया, नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की। दरअसल सिया को ये तो समझ में आ रहा था कि कार्तिक क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर करण और उसके बीच में कुछ तय हुआ है, उसे ये नहीं पता था। तभी ऑर्गेनाइजर में से एक ने आकर कहा, मैम, आपके बैठने की जगह में थोड़ा चेंज हुआ है, आप प्लीज मेरे साथ आएं। ओरिजिनली सिया को कार्तिक सक्सेना के साथ में उसके बाजू वाली सीट पर बैठना था, पर अब अचानक से कौन उसके प्लान के बीच में आ गया, ये कार्तिक को भी समझ नहीं आ रहा था और वो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। पर सिया समझ पा रही थी कि हो ना हो इस सब में राजवीर का हाथ है, इसीलिए वो चुपचाप से ऑर्गेनाइजर के साथ में चली गई और जाकर बैठ गई। लोरी समझ रही थी कि कार्तिक सिया की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए लोरी की नजर कार्तिक और सिया पर ही टिकी हुई थी। सिया को अवार्ड प्रदान करने के लिए बुलाया गया था और अगर दूसरे शब्दों में कहो तो लोरी को अवार्ड सिया के हाथों से मिलना था। ये इंतजाम लोरी ने खुद करवाया था, कार्तिक से रिक्वेस्ट करके, ताकि वो सिया को और तड़पते हुए देख सके और सिया को ये दिखा सके कि जिस करण को उसने इतना प्यार किया, जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, आज वो करण कचरे की तरह फेंका जा चुका है और करण और कार्तिक दोनों लोरी के लिए सिर्फ अपने मुकाम तक पहुंचने की सीढ़ी से ज्यादा और कुछ नहीं है। थोड़ी देर में ऑफिशियली अवार्ड सेरेमनी शुरू हो गई। शुरुआत में छोटे मोटे अवार्ड दिए गए और सबसे नामी अवार्ड को लास्ट के लिए रखा गया। वहीं टॉप 10 मॉडल का अवार्ड इस सेरेमनी के बीच के हिस्से में दिया जाना था। तभी होस्ट ने अनाउंसमेंट की, मैं बेहतरीन मॉडल सिया और हमारे देश के बेहतरीन आर्टिस्ट कार्तिक सक्सेना को अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। स्टेज पर से होस्ट के मुंह से अपना नाम सुनकर सिया स्टेज की ओर बढ़ने लगी। कार्तिक सक्सेना ने उसका हाथ अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पर बड़े ही अदब और चालाकी से सिया ने अपना हाथ हटा लिया। दोनों स्टेज पर पहुँचे। सिया के हाथ में अवार्ड जिन्हें मिलना था उनकी लिस्ट थी, पर वहाँ पर पहुंचकर कार्तिक सक्सेना ने सिया की तारीफ की कि सिया वाकई में काबिले तारीफ है और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे बहुत अच्छा काम करेंगी। हालांकि कार्तिक सक्सेना की बातों का दोहरा मतलब था, पर सिया ने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया। दरअसल कार्तिक सक्सेना ने सिया के हाथ में अवार्ड की लिस्ट देकर अपने दोहरे मतलब सिद्ध किए थे। पहला तो ये, उसने लोगों के सामने ये दिखा दिया कि वो महिलाओं की इज्जत करता है, और दूसरा साथ ही साथ सिया को आगे रखकर वो अपने आगे के रास्ते को साफ करने की कोशिश कर रहा है। सिया ने कार्तिक की बात का जवाब सिर्फ मुस्कुराकर शुक्रिया कहकर दिया और एक एक करके सभी मॉडलों के नाम बुलाने शुरू कर दिए। एक एक करके मॉडल का नाम आता जा रहा था और उनका सबसे अच्छा काम उनकी फोटो के साथ में डिस्प्ले पर आ रहा था। इन सभी लोगों के काम को देखकर ही समझ आ रहा था कि लोरी का नाम जबरदस्ती डाला गया है। और तो और लोरी के सबसे अच्छे कामों में ओरिएंटल ट्रेंड वाला शूट था। लोरी और वो मेंशन वाले मजाक फिर से होने लगे। थोड़ी देर में स्टेज पर 10 खूबसूरत मॉडल थी। उन्हें ट्रॉफी देने के लिए 10 लड़कियां बुके और ट्रॉफी लेकर खड़ी थीं। सिया ने एक एक करके सभी को अवार्ड देना शुरू किया। लोरी का नंबर आखिरी था, इसीलिए वो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ी हुई थी।
लोरी का दिल जोरों से धड़क रहा था, या यूं कहें कि बस रुकने वाला था। बस थोड़ा और इंतजार करना है, उसका इंतजार खत्म होने ही वाला है। थोड़ी ही देर में उसकी बारी आएगी और लोरी के लिए सबसे बड़ी खुशी की वजह यह है कि उसे ये अवार्ड सिया के हाथों से मिल रहा है। वो सिया की आंखों में अवार्ड ना पाने की तड़प और जलन देख पाएगी। बस कुछ और देर का इंतजार, और उसका इतने समय का इंतजार खत्म होने वाला है। वो जीतने वाली है, ये उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। और बस अब लोरी का इंतजार खत्म हो गया था। सिया उसके सामने खड़ी थी। सिया ने सबसे पहले लोरी को बधाई दी। सिया ने कहा, बधाई हो। उसके बाद उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता दिया और उसके बाद ट्रॉफी आगे बढ़ाई। लोरी ने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर ट्रॉफी लेने की कोशिश की। अभी लोरी ने ट्रॉफी को छुआ ही था कि सिया की ओर बढ़ता हुआ एक लड़का आया और उसने सिया के कान में कुछ कहा और फौरन सिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। स्टेज पर ये सब होता देखकर नीचे बैठी पब्लिक सन्न रह गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑडियंस अपने आप में अपने तरीके की बातें कर रही थी। क्या हो गया? लोरी को तो अवार्ड मिलने वाला था, अचानक से क्या हो गया? लोरी का अवार्ड क्यों छीन लिया गया? क्या सिया ने जलन के कारण छीन लिया? क्या सिया को इस बात की जलन हो रही है कि लोरी को अवार्ड भी मिल रहा है और इतनी अच्छी कंपनी में उसे हायर भी कर लिया गया है? पर लोग ये भी समझ रहे थे कि सिया ऐसा पागलपन क्यों करेगी। नीचे पब्लिक में हो रहे डिस्कशन को देखकर लोरी परेशान हो गई और उसने गुस्से में सिया की ओर देखा। सिया, ये सब क्या है? क्या बदतमीजी है? सिया, क्या है का क्या मतलब है? तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हें अवार्ड नहीं दिया जा रहा है। लोरी, अवार्ड नहीं दिया जा रहा है का क्या मतलब है? सिया मुस्कुराहट के साथ, नहीं दिया जा रहा का मतलब है नहीं दिया जा रहा है। इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आ रही? तभी लोरी ने गुस्से से सिया की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी पीठ पीछे कुछ किया है ना? सिया, अगर ये तुम हो ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी थोड़ी देर पहले जो आदमी आकर सिया के कान में कुछ कहकर गया था वो स्टेज पर आया और उसने सिया और लोरी की ओर देखते हुए कहा, लोरी को अवार्ड नहीं मिल सकता है, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। लोरी, इसका क्या मतलब है? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है का क्या मतलब है? ये कैसा बकवास अवार्ड है? कभी भी आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? अभी मेरे हाथ में अवार्ड आ रहा था और अभी आप लोग ऐसे कैसे अपना फैसला बदल सकते हैं? आपके जज कहाँ हैं? मुझे अभी उनसे मिलना है। लोरी से उसका गुस्सा संभाला नहीं जा रहा है और उसने गुस्से में स्टेज पर ही जो भी उसे कहना था सब कुछ कह दिया और वो गुस्से में सिया की ओर बढ़ी। लोरी, सिया, ये सब तुमने किया है ना? सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और लोरी ने सिया की बाह पकड़ ली और उसे जोर से हिला हिला कर पूछने लगी। सिया को उससे दर्द भी हो रहा था और बाद में देखने पर नील का निशान भी हो गया था, पर सिया चुप थी। लोरी, मैं आप लोगों पर केस कर दूंगी। आप लोग मुझसे अभी माफीनामा मांगे। आप लोगों ने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं आपके ऊपर मान हानि का दावा करूंगी। इस तरीके की बहुत सारी बातें लोरी करती चली जा रही थी। तभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में से एक शख्स स्टेज पर आए और उन्होंने माइक लेकर बोलना शुरू किया। मिस लोरी, हमारे ऊपर केस करें उसके पहले मैं अवार्ड के नियम सबके सामने रखना चाहूँगा। और सारे नियम डिस्प्ले पर दिखने लगे। तो अवार्ड के नियम के हिसाब से कोई भी प्रेग्नेंट मॉडल इस अवार्ड के लिए अपना नाम नहीं दे सकती है और ना ही इसे पा सकती है। और ये रही लोरी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। इसके हिसाब से लोरी 6 हफ्ते प्रेग्नेंट है और इसका मतलब ये है कि जब इन्होंने अवार्ड के लिए अपना नाम दिया उस वक्त भी ये प्रेग्नेंट थी। इसलिए इस हिसाब से ये अवार्ड के लिए तो डिस्क्वालीफाइड है ही, साथ ही साथ टॉप 10 मॉडल अवार्ड इनका नाम अपनी ब्लैक लिस्टेड मॉडल में जोड़ता है और ये हमारी पहली ब्लैक लिस्टेड मॉडल है। इसका मतलब ये है कि आज के बाद ये अपना मॉडलिंग का करियर तो भूल ही जाएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ऐसे गैर जिम्मेदार मॉडल की जरूरत भी नहीं है
जो ना तो अपनी जिम्मेदारी समझे और ना ही एक पब्लिक फिगर होने का लिहाज रख सके। दूसरी लड़की का मंगेतर चुराने और शादी के बिना प्रेग्नेंट होना काफी नहीं था, अब लोरी को उसके करियर को भी छोड़ना पड़ेगा। उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इंडस्ट्री में हर कोई जानता था कि लोरी ने किस तरीके से करण को फंसाया था। करण सिया का मंगेतर था, उसके बावजूद भी उसे हर तरीके से साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके लोरी ने करण को अपने फायदे के लिए पटा लिया था और करण और सिया का रिश्ता तोड़ दिया। ये इंडस्ट्री में हर कोई जानता था और हर कोई इसे बुरा ही मानता था, पर उससे भी बुरा तो लोरी ने अब किया। प्रेग्नेंट होने के बाद भी इतने बड़े मंच पर कंपटीशन के लिए आ गई। उसने ये नहीं सोचा कि अगर ये खबर बाहर निकल आई तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। आज उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। अगर कोई और होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता, और बेइज्जती में सबसे ज्यादा इजाफा इस चीज ने कर दिया था कि ये कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं था और उसके अलावा ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। मतलब हर कोई अपने घर पर बैठा पूरे देश से देख रहा था और पूरा देश लोरी के ऊपर थू थू कर रहा था क्योंकि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। स्टेज के नीचे बैठे लोग आपस में यही बातें भी कर रहे थे कि ऐसे लोगों का यही हाल होना चाहिए, ये लोग इसी लायक हैं। स्टेज के नीचे बैठे लोगों की बातें सुनकर लोरी को और गुस्सा आ रहा था और उसके दिल में सिया के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सिया की ओर घूर कर देखा क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि एक सिया ही है जो उससे इतनी नफरत करती है, उसे इस हद तक पहुंचा दे कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा ना बचे। लोरी अब मन ही मन ये सोच रही थी कि सिया उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पहले से जानती थी, पर सिया एक बार भी ये बात अपने मुंह पर नहीं लेकर आई। और तो और इतनी बार लोरी ने उसे तंग किया, कितनी बार लोरी ने उसे नीचा दिखाया, उसके बाद भी ना तो सिया ने अपना आपा खोया और ना ही ये सच्चाई उगली कि वो लोरी के बारे में सब कुछ जानती है और उसकी क्या प्लानिंग है। वैसे भी सिया हमेशा से चीजों को प्लान करने में और इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त करने में एक्सपर्ट है। लोरी ने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया और रोने लगी और दांत पीसते हुए सिया को देखकर कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं आया? तुमने ऐसा कैसे किया मेरे साथ? सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। लोरी की तरफ वो ऐसे देख रही थी कि जैसे उसने अभी अभी कोई कार्टून देख लिया हो और सिया ने कहा, प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हारे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। लोरी को बहुत दर्द, बहुत तकलीफ और बहुत घुटन हो रही थी। वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर वहीं पर घुटने के बल बैठ गई। उसका शरीर अचानक से भारी, बहुत भारी लगने लगा। पर ये क्या, लोरी के शरीर से खून निकल रहा था। ये देखकर सभी लोग एकदम से सख्ते में आ गए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर लोगों को ये अंदाजा लग गया था कि शायद उसकी प्रेगनेंसी वाली खबर सच है, तभी ब्लीडिंग हो रही है और शायद लोरी का मिसकैरेज हो गया है। ऑर्गेनाइजर ने जल्दी जल्दी आनन फानन में वहाँ पर जो ड्यूटी में नर्स थी उसे बुलाया। नर्स ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि हाँ, लोरी को मिसकैरेज हो रहा है। स्ट्रेचर बुलाया गया, उस पर लोरी को लेकर बाहर जाने लगे। पर लोरी इस समय अपने मिसकैरेज से ज्यादा तकलीफ इस बात से थी कि ये सब कुछ सिया ने ही किया है। उसने नफरत भरी नजरों से सिया की ओर देखा और उसे देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं अगर इस तकलीफ में हूँ तो तुम्हारी स्थिति मुझसे कुछ अच्छी होने वाली है? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि करण ने तुम्हें बेच दिया है। लोरी को लगा था कि सिया ये सुनकर शायद परेशान हो जाएगी, पर सिया के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई। वहाँ से आनन फानन में लोरी को पास के हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ से सभी डॉक्टरों ने उसकी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज की खबर को कंफर्म कर दिया। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था क्योंकि अब ये चीज ना तो लोगों से छुपी थी और ना ही इसमें कोई शक बचा था कि शायद ये कोई गलतफहमी या किसी की साजिश हो। अब सब कुछ साफ और सामने था।
ऑर्गेनाइजर्स ने इन सब की वजह से 20 मिनट के लिए सेरेमनी को रोक दिया था और थोड़ी देर के बाद में वापस अवार्ड फंक्शन स्टार्ट हुआ। इस समय तक सिया आकर अपनी जगह पर बैठ चुकी थी और कार्तिक सक्सेना भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। कार्तिक सक्सेना को अब ये समझ आ गया था कि उसे सिया से उलझना नहीं चाहिए। सिया एक समंदर की तरह है जो ऊपर से तो शांत दिखती है पर अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता। कितनी भंवर, कितनी तबाही उसने अपने अंदर समा रखी है ये कोई नहीं जान सकता। उसे बस अब इस बात का डर था कि इस सब के बाद लोरी उसके और अपने बीच की बातें कहीं मीडिया को ना बता दे, वरना उसे कोई सख्त कदम उठाने होंगे। इधर अवार्ड सेरेमनी अपने अंत की ओर आ गई थी और तभी होस्ट ने स्टेज से एक अनाउंसमेंट की। होस्ट, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। इस साल हमने अवार्ड कैटेगरी में एक नया अवार्ड जोड़ा है। ये अवार्ड उसे मिलेगा जिसमें फैशन इंडस्ट्री में और मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना एक अहम मुकाम बनाया है, जिसने हर तरफ से हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री की वाहवाही कराई है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं मिरेकल एंटरटेनमेंट के सीईओ मिस करिश्मा को बुलाना चाहूँगा। होस्ट के बुलाने पर स्टेज पर मिरेकल एंटरटेनमेंट की सीईओ मिस करिश्मा चलकर आईं। उनके हाथ में एक लिफाफा था। इसी लिफाफे में अवार्ड पाने वाले का नाम था। क्योंकि ये कैटेगरी नई थी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अवार्ड किसे मिलेगा। नीचे बैठा हर कोई ये जानना चाहता था कि अवार्ड किसे मिल रहा है। तभी मिस करिश्मा ने लिफाफा खोला और नाम देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मिस करिश्मा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसा अवार्ड देने के लिए यहाँ पर आई हूँ जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड जिसे ये अवार्ड दिया जा रहा है वो आपके बीच में ही है। चलिए हम सब मिलकर उसे बधाई देते हैं और मैं इसके लिए स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस सिया सिंघानिया को। पूरा हॉल सिया का नाम सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नीचे सभी लोग बस यही बातें कर रहे थे कि अरे वाह, ये सिया को मिल रहा है। सब लोग खुश हो रहे थे पर सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड तो सिया थी। उसके लिए ये एक तरह का सरप्राइज शॉक, पता नहीं क्या कहा जाए, जो भी था वही महसूस हो रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सिया का नाम स्टेज से बुलाया जा रहा था पर वो तो जैसे हिल ही नहीं पा रही थी। तभी उसके बाजू में बैठे हुए व्यक्ति ने उसे धीरे से कहा, तुम्हें स्टेज पर बुलाया जा रहा है, जाओ। सिया को एकदम से ऐसा लगा जैसे वो नींद से जागी हो। मिस करिश्मा, ये अवार्ड सिया को ही मिलना चाहिए। वो सच में इसके लायक है क्योंकि ओरिएंटल ट्रेंड और सीक्रेट मैगजीन और भी न जाने क्या क्या, एक यूएस के इंटरनेट पोर्टल के हिसाब से सिया की ओरिएंटल ट्रेंड वाले शूट की वजह से उस मैगजीन को इतनी सक्सेस और इतनी पॉपुलैरिटी मिली है जितने की उसकी टक्कर की किसी मैगजीन को अब तक नहीं मिली है। सिया ने विदेश में जाकर हमारे देश का नाम रोशन किया है और विदेशियों को हमारे कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। इसीलिए सिया से अच्छा और काबिल कोई भी इस अवार्ड के लायक नहीं है। सिया स्टेज पर पहुंची। उसने जैसे ही ट्रॉफी अपने हाथ में ली वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी और उसने उन्हें बह जाने दिया। 2 आंसू उसकी आंख से बहकर निकल गए। उसका गला रुंध आया था। मिस करिश्मा ने उससे कहा कि वो कुछ कहे। सिया ने माइक तो अपने हाथ में ले लिया पर उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, पर उसने धीरे धीरे अपने इमोशंस पर काबू किया और बोलना शुरू किया। सिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, क्योंकि जब मैं ये शूटिंग कर रही थी उस वक्त मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसके लिए इतना बड़ा अवार्ड भी मिल सकता है। उस वक्त जो मैं सबसे अच्छा कर सकती थी मैंने बस वही करने की कोशिश की थी। ये कहकर सिया ने सीधे कैमरे की तरफ देखा और बहुत देर तक कैमरे में ही देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो कैमरे से टीवी पर उसे देख रही है। किसी इंसान तक अपने आप को अच्छे से पहुंचाना चाहती है ताकि सामने बैठा हुआ इंसान
उसकी भावनाओं को उसकी आंखों के जरिए समझ ले और उसे अवार्ड लेता हुआ देखे। हकीकत में सिया इस वक्त सिर्फ राजवीर के पास जाना चाहती थी और आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ, इतना कुछ है उसके पास बताने के लिए, वो सब कुछ बताना चाहती है। टीवी पर सिया को देखते हुए राजवीर ने पीयूष को कहा, मेरी जितनी भी मीटिंग है उन्हें अभी के लिए कैंसिल कर दो। राजवीर को इतना बेसब्र होता देखकर पीयूष हंसे बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ये वही राजवीर था जो अपनी मीटिंग के बीच में फोन तक नहीं उठाता था और आज किसी के लिए उसने अपनी पूरी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। वाकई में सिया ने राजवीर को बेसब्र बना दिया था। राजवीर ऑफिस से निकला, उसने अपनी गाड़ी उठाई और सीधे अवार्ड फंक्शन की लोकेशन पर पहुंच गया, क्योंकि टीवी पर सिया की आंखों में उसने देख लिया था कि सिया उसे याद कर रही है और उसके साथ रहना चाहती है, उसका साथ पाना चाहती है। वैसे ये कोई बहुत बड़ा अवार्ड नहीं था, पर जब से सिया ने अपना कमबैक किया है, उसने वापस से अपने करियर की शुरुआत की है, तब से उसे मिला हुआ ये पहला अवार्ड था और सिया के लिए इस खास पल में राजवीर उसके साथ रहना चाहता था। रास्ते में रेडियो पर राजवीर ने सिया की स्पीच सुनी। सिया ने सबको थैंक यू कहा, पर उसे सिर्फ इस बात का अफसोस था कि उसे सबसे ज्यादा जिस इंसान को थैंक यू कहना था वो उसे नहीं कह पाई, क्योंकि अभी भी उनके रिश्ते को लेकर सबके सामने बात नहीं आई थी। इसीलिए उसने शायद दिल ही दिल में राजवीर को 1000 बार थैंक यू कहा होगा, पर स्टेज से वो सिर्फ एक बार भी नहीं कह पाई, जबकि इस थैंक यू का सबसे बड़ा हकदार राजवीर ही है। नीचे बैठे सभी लोगों को एहसास था कि ये अवार्ड वाकई में सही हकदार को मिला है। सिया ने एक मॉडल होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को देश और विदेश दोनों जगह पर अच्छे से निभाया है और इसी के साथ में अवार्ड सेरेमनी अपने अंत की ओर आ गई। सिया अंत तक अपनी सीट पर बैठी रही। कार्तिक ने अभी भी सिया को इम्प्रेस करने की और पटाने की कोशिश बंद नहीं की थी, खास तौर पर सिया को स्टेज पर अवार्ड लेते देखने के बाद। उस वक्त सिया बेहद खूबसूरत लग रही थी, वो परी की तरह दिख रही थी। पर इस वक्त कार्तिक सक्सेना की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो लोरी के पास हॉस्पिटल जाए और ये देखे कि लोरी आगे क्या करने वाली है। सिया जैसे ही अवार्ड सेरेमनी की लोकेशन से बाहर निकली, राशि कार के पास खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। सिया को देखकर राशि खुश हो गई और उसने कहा, बधाई हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुमने वाकई में बहुत मेहनत की थी। सिया ने राशि को गले लगा लिया और राशि से कहा, थैंक यू सो मच, तुमने भी बहुत मेहनत की है, इस अवार्ड की हकदार तुम भी हो। राशि, हाँ, वो तो मुझे पता है, अब बातें करना बंद करो, बिग बॉस बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक काम करो, ये ट्रॉफी मुझे दो और तुम जाओ। बिग बॉस शायद तुम्हें लंबी ड्राइव पर लेकर जाने के लिए आए हैं। राशि ने आंख मारकर सिया को इशारा किया। इसे देखकर सिया शर्मा गई और राशि की मदद से कार में बैठ गई। दोनों ने पहले राशि को घर छोड़ा, उसके बाद दोनों सड़कों पर घूमने लगे। राशि के उतरते ही सिया ने अपना सर राजवीर के कंधे पर रख दिया और राजवीर की बाह पकड़ ली। वो बहुत देर से अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर अब जो कि गाड़ी में वो दोनों अकेले थे, इसलिए उसने अपने इमोशंस को रोकने की जरूरत नहीं की। राजवीर, क्या हुआ? सिया, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि जितना मैं खुद को नहीं जानती उतना आप मुझे कैसे जानते हो। राजवीर, क्योंकि हमारे दिल एक हैं, इसलिए। सिया, हाँ, एक काम करो, गाड़ी किसी सुनसान जगह पर लेकर चलो और रुको। राजवीर, हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। सिया ने बाहर देखा तो वो दोनों एक पहाड़ की चोटी पर थे। चारों ओर अंधेरा था, वहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही हैं। देखने के लिए सिया ने बाहर झांकने की कोशिश की। राजवीर, परेशान मत हो, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं आएगा। सिया ने राजवीर को एकदम से अपनी ओर खींचा और उसे किस करने लगी। किस करने के बाद राजवीर बोला, मेरी प्यारी पत्नी, आप सब कुछ यहीं पर करना चाहती हैं या आप घर पर चलने का इंतजार करेंगी? सिया,
मुझे इस वक्त सिर्फ आप चाहिए, मुझे कोई इंतजार नहीं करना है। राजवीर से भी रुका नहीं जा रहा था। उसने फिर भी हंसते हुए कहा, बीवी तुम सच में बिगड़ गई हो। सिया, मैंने पहले ही कहा था मैं अच्छी नहीं हूँ। कितना कुछ है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कितना कुछ है जो मुझे आपको बताना है, मैं कुछ कह ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ कहने की कोशिश करती हूँ मुझे पता चलता है कि आप सब कुछ पहले से ही समझ गए हैं। राजवीर, हाँ मैं सब कुछ समझता हूँ और इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पोजीशन तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए चलो हम घर चलते हैं। दरअसल राजवीर ने देख लिया था कि कार की सीट पर लेटने से सिया की कमर अकड़ रही है। सिया, ओके ठीक है। सिया ने राजवीर को एक और किस किया और दोनों घर के लिए निकल गए। रात के 3 बजे हॉस्पिटल में लोरी को होश आया और वो हॉस्पिटल के कमरे की छत को घूर रही थी। तभी उसका असिस्टेंट उसके साथ में था, इसके अलावा कोई नहीं था। और स्टार वंडर वालों ने मीडिया को बाहर रोक रखा था। वो कोशिश कर रहे थे कि मीडिया लोरी तक ना पहुँचे। लोरी, अवार्ड सेरेमनी खत्म हो गई। असिस्टेंट, हाँ काफी देर हो गई, अभी तुम इन सब के बारे में मत सोचो, तुम बस आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। मैं करण सर को फोन करता हूँ। लोरी, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि वो आएगा? अब वो कभी नहीं आएगा। करण और ऋषभ वर्मा दोनों एक ही जैसे हैं। असिस्टेंट, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सिया ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसे स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम सुनते ही लोरी का दर्द बढ़ गया और उसने कहा, अवार्ड? हाँ, सिया बहुत ही बेशर्म है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने आखिर क्या किया जिसकी वजह से उसे मेरे बारे में पता चला और अभी अवार्ड भी मिल गया है। अब जो कि जमाना ही खराब है तो मैं ही क्यों बुरी रहूं और मैं ही क्यों अकेले दर्द सहूं। एक काम करो, मेरा फोन उठाओ। मेरे फोन में एक अग्रीमेंट की कॉपी है जिसके हिसाब से करण और ऋषभ वर्मा के बीच में ये तय हुआ है कि ऋषभ वर्मा जिस भी अवार्ड फंक्शन में जज होगा और अगर स्टार किंग की तरफ से वहाँ कोई मॉडल जाएगी तो उसे अवार्ड जरूर मिलेगा। तो हम अब ये साबित करेंगे कि सिया को अवार्ड इस रिश्वत की वजह से मिला है, ना कि उसकी अपनी काबिलियत की वजह से। मैं तो बर्बाद हो ही चुकी हूँ, तो मैं अकेले नहीं डूबूंगी, मैं उसे साथ लेकर डूबूंगी। असिस्टेंट, ऐसा मत करो, वरना तुम्हारे और ऋषभ वर्मा के बीच के रिश्ते के बारे में लोगों को पता चल जाएगा। लोरी, बहुत उदास होते हुए, लगता है तुमने अभी भी इस इंडस्ट्री को ठीक से समझा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये ऋषभ वर्मा मुझे छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, ये अभी भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है। वो हर कोशिश करेगा ताकि वो मुझे और नीचे गिरा सके और कोशिश करेगा कि मेरी बात पर किसी को यकीन ना हो, पर वो मुझ पर हमला करे इसके पहले ही मुझे उस पर करना होगा, वरना मैं पूरी तरह से बर्बाद हो ही चुकी हूँ, पर अब कहीं की भी नहीं रहूंगी। लोरी के असिस्टेंट के पास लोरी की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने लोरी से कहा, ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ। पर कोई भी नया कदम उठाने से पहले लोरी के असिस्टेंट ने एक कमरे का घर किराए पर लिया। इसके बारे में कोई नहीं जानता था और लोरी को हॉस्पिटल से निकालकर वहां शिफ्ट किया ताकि करण और ऋषभ वर्मा उस तक ना पहुंच सके, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए तो ये लोरी को ब्लैकमेल करेंगे। लोरी चाहती थी कि जिस तरीके से वो बर्बाद हो चुकी है, सिया और करण भी अब बर्बाद हों। लोरी के असिस्टेंट ने अपने भरोसेमंद मीडिया वालों को कांटेक्ट किया ताकि उनके जरिए ये खबर बाहर रिलीज की जा सके और ये वही भरोसेमंद लोग थे जिनके बारे में लोरी के असिस्टेंट को इस बात की तसल्ली थी कि ये खबर किसी भी बड़ी कंपनी की रोकने से रुकेगी नहीं। अगले दिन की हेडलाइंस थी, स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड का सच। सिया ने जज के साथ एक रात बिताई। एक रात के बदले में सिया को अवार्ड मिला। स्टार किंग इस देश की सबसे घटिया कंपनी है जो अपने मॉडलों को बेचती है। अगले दिन सुबह की न्यूज ने मॉडलिंग इंडस्ट्री में जैसे आग ही लगा दी थी।
हर तरफ सिर्फ और सिर्फ यही खबर छाई हुई थी और सबूत के तौर पर अग्रीमेंट की एक कॉपी लगी थी। मीडिया, पब्लिक करण, लोरी और सिया को गाली दे रहे थे। लोग स्टार किंग को कोठा, लोरी और सिया को वैश्या और करण और जज ऋषभ वर्मा को दलाल कह रहे थे। सबको ये लग रहा था कि लोरी और सिया को ये अवार्ड उस जज ऋषभ वर्मा की वजह से मिला है और दोनों ही इस अवार्ड के लायक नहीं है। करण, लोरी और स्टार किंग से तो लोगों को शायद यही उम्मीद थी, पर उन लोगों को सिया का ऐसा होना बहुत बुरा लग रहा था और इसीलिए लोग सिया को ज्यादा बुरा भला कह रहे थे। करण यहाँ गुस्से से पागल हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो चुकी थी। करण अच्छे से जानता था कि उसके इतना करीब सिर्फ और सिर्फ लोरी रही है कि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। करण बर्बादी की कगार पर था। उसका पूरा स्टाफ एक एक करके रेजिग्नेशन दे रहा था और करण ये भी अच्छे से जानता था कि जैसे ही वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में होगा, वो सारे उसे लात मारकर कंपनी से बाहर निकाल देंगे। करण को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने लोरी को बार बार फोन किया। लोरी का फोन नहीं लग रहा था। वो हॉस्पिटल भी गया, पर लोरी पहले ही कहीं जाकर छुप चुकी थी, इसीलिए वहाँ पर लोरी उसे नहीं मिली। इरिटेट होकर करण ने लोरी के असिस्टेंट को फोन लगाया और लोरी के बारे में पूछा। असिस्टेंट ने पहले तो उसे लोरी के बारे में कुछ नहीं बताया, पर जब करण ने असिस्टेंट को उसकी फैमिली के नाम पर धमकी दी, तब उसे बोलना पड़ा और लोरी ने फोन लिया। लोरी: हाँ करण, बोलो। करण: कहाँ छुप कर बैठी हो? तुम जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तेरी वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूँ और तुम छुप के बैठी हो। करण ने आज शायद अपना असली रूप दिखाया है। तुम इसी वक्त मेरे सामने आओ। अगर तुम इसी वक्त मेरे सामने नहीं आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लोरी: जान ले लूंगा? तुम्हें लगता है इतना सब होने के बाद अब मुझे किसी भी चीज से डर लगेगा? और तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारी खुद की वजह से हो रहा है, तुम्हारे शक की व्यवहार की वजह से हो रहा है, तुम्हारे किसी पर भरोसा ना करने वाले एटीट्यूड की वजह से तुमने अग्रीमेंट साइन किया था और उसी की वजह से मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गए। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम, सिया या वर्मा, सब मेरे साथ डूबोगे। करण: तुम पागल हो चुकी हो। लोरी: मैं पागल हो चुकी हूँ। कल रात को मेरा मिसकैरेज हो गया। तुम एक बार भी हॉस्पिटल आए नहीं। तुमने एक पल के लिए भी ये सोचा कि वो जो बच्चा था वो तुम्हारा था? तुम्हें इस बात का कोई अफसोस हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो पागल मैं हो गई हूँ और तुम ये जो मुझ पर बेदर्द और बेरहम होने का इल्जाम लगा रहे हो, तो तुम भी कुछ अलग नहीं हो। ये सब कुछ जो तुम भुगत रहे हो वो अपना ही किया भुगत रहे हो। लोरी के चेहरे पर दर्द, गुस्सा, नफरत, सारे इमोशंस एक साथ आ रहे थे। करण ने गुस्से में अपना फोन पटक दिया और उसके सामने जो आया वो सब कुछ तोड़ दिया। करण को अब एहसास हो रहा था कि सबसे पहले धोखा तो उसी ने दिया था। अगर वो सिया को धोखा नहीं देता, उस वक्त शादी कर लेता, तो आज जो हो रहा है वैसा नहीं हो रहा होता। करण, लोरी और ऋषभ वर्मा तो अपना खुद का किया हुआ भुगत रहे थे, पर सिया, जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, लोग उसे भी बुरा भला कह रहे थे, बल्कि इनसे ज्यादा उसे कह रहे थे। ऋषभ वर्मा सारी चीजों से गायब था। उस तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था और उसका इस तरीके से गायब हो जाना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि जो भी अफवाहें फैल रही हैं वो सब कुछ सच हैं। इधर हयात रेजिडेंसी में सिया बैठकर ये सारी न्यूज देख रही थी और न्यूज देख देख कर उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे, रोए या किस तरीके से अपने इमोशंस को बाहर निकाले। राजवीर उसके साथ में था और राजवीर ने उसे जोर से पकड़ रखा था और उसे इस बात की तसल्ली दिला रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ है।
तभी राशि ने सिया से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? राशि, मुझे लगता है कि लोरी को समझ आ गया है कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए उसने ये तय किया है कि अब वो सब को बर्बाद करेगी। पर वो तो ठीक है, उसकी तो गलती थी, पर लोग तुम्हें भी बुरा भला कह रहे हैं और तुम्हें अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था, जबकि तुम तो बेकसूर हो। सिया, ऐसा नहीं है। लोरी के साथ जो हुआ वो मैंने ही तो किया था, मैंने ही उसे यहाँ तक पहुँचाया है। कारण कुछ भी हो, इसीलिए मैं भी पूरी तरह से बेकसूर नहीं हूँ। राशि, तो अब ये बताओ कि हम क्या करें, क्योंकि लोरी और ऋषभ वर्मा मिल नहीं रहे हैं कि वो कोई जवाब देंगे और जाहिर तौर पर करण को कुछ पता ही नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, इस सब के सबूत पूरी मीडिया में फैले हुए हैं। सिया, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि सारी चीजें इतनी आसानी से हो गई कि शायद मैं अचानक गिरने का दर्द क्या होता है ये भूल ही गई थी। ऋषभ वर्मा लीचड़ इंसान है, ये बात तो सिया हमेशा से जानती थी, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि करण और ऋषभ वर्मा एक हो जाएंगे। राजवीर, अब इस सब के दो ही रास्ते हैं, या तो ऋषभ वर्मा या फिर करण आकर अपनी सारी चीजें सच सच बताए और सबके सामने सारा सच सबूत के साथ रखे, या फिर हमें अपना रिश्ता अनाउंस करना चाहिए। मुझे पता है पहले वाला तरीका ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी दूसरे वाले के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। सिया, करण मुझे कहाँ मिलेगा, और मिल भी गया तो करण मेरी मदद कभी नहीं करेगा, वो खुद क्यों सामने आएगा? राजवीर, करण को तुम क्यों ढूंढोगी? करण को मैं ढूंढ के लाऊंगा। और अब एक चीज समझ लो कि मेरे बीच में आए बिना ये सारा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरा बीच में आना बहुत जरूरी है। पर मैं ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक राजवीर ओबेरॉय की हैसियत से नहीं, तुम्हारे पति की हैसियत से आऊंगा। और जब तक मैं करण को ढूंढता हूँ तब तक तुम। राजवीर अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि सिया ने बीच में ही बोला, तब तक मैं जाकर पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट करती हूँ और अपने वकील से मिलती हूँ, ताकि ये जो बुरे बुरे नाम मुझे दिए जा रहे हैं इसके बारे में कुछ किया जा सके। ये दोनों एक दूसरे की बात बिना कहे समझते थे। राजवीर, और हाँ, दुनिया में कोई कुछ भी कहे उससे पहले तुम एक बात अच्छे से समझ लो, तुम अपनी बात पर टिकी रहना और धीरे धीरे करके तुम्हारा नाम इन सब चीजों से हट जाएगा। लोग ये सब कुछ भूल जाएंगे और तुम्हारी बेगुनाही भी साबित हो जाएगी। पर अगर आगे कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, मैं हर हाल में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ यहीं पर हूँ और यहीं रहूंगा। इस स्कैंडल को रिलीज हुए कुछ 1-2 घंटे हो चुके थे। हर तरफ इसके बारे में ही बातें हो रही थी। लोग सिया को बहुत बुरा भला कह रहे थे, कोई उसे वैश्या कह रहा था तो कोई उसे एक रात के लिए बिकने वाली मॉडल, कोई ये कह रहा था कि सिया उसकी रोल मॉडल थी, पर सिया को अब इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। जिसके मुंह में जो आ रहा था वो वैसा कह रहा था। और इस सब के बीच में जो सिया के असली फैन थे, जो उस पर भरोसा कर रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी छा चुकी थी और अच्छा बोलने वाले लोग कम थे, जो इन सब के बीच में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। स्टार किंग या करण किसी ने भी कोई कोशिश नहीं की कि आगे आकर बातों को क्लियर करें। इन दोनों ने चुप्पी साध रखी थी। सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 मॉडल अवार्ड वालों ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि वो इंक्वायरी करेंगे और पब्लिक को उसके रिजल्ट बताएंगे। जिसके भी साथ सिया काम कर चुकी थी या जिनके भी साथ वो आगे काम करने वाली थी, कोई भी सिया का साथ नहीं दे रहा था, बल्कि सिया का नाम आते ही वो बात बदल रहे थे। दरअसल सच ये था कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सिया ने न जाने कितनी मेहनत की है। उसकी कितनी मेहनत, कितनी रातों की नींद और कितना समय इसमें लगा है। आज सबको सिर्फ और सिर्फ एक स्कैंडल दिख रहा था, जिसकी अभी सच्चाई पूरी तरह से लोगों को
पता भी नहीं थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दो धारी तलवार है, उसकी यही सच्चाई है। वो एक तरफ इंसान को शोहरत और कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचाती है तो अगले ही पल कब उसे गिरा देगी पता नहीं चलता। इसी बीच मिस्टर राहुल ने सिया को फोन किया। राहुल, तुम ठीक हो ना? सिया, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से आपका और ट्रेंडी क्वीन का नाम भी कहीं ना कहीं इस समय घसीटा जा रहा है। राहुल, नहीं कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ मैं इंसान पहचानने में इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकता। मैं शूट के लिए इंतजार करूँगा, पहले तुम ये सारा मामला निपटा लो। हम शूट उसके बाद शुरू करेंगे और अगर किसी भी चीज की कोई मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। सिया, इस वक्त आपका भरोसा ही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। ये कहकर सिया ने फोन रख दिया। उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि राजवीर और राशि के अलावा दुनिया में अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उस पर भरोसा कर रहे हैं। राजवीर सिया को सपोर्ट करने के लिए घर पर ही था और इस वक्त ठीक उसके बाजू में बैठा हुआ था। राजवीर ने उसे एक तसल्ली भरी नजर से देखा और सिया अपने काम में लग गई। सिया ने अपने वकील को फोन किया और थोड़ी ही देर में सिया के वकील ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उसने ये कहा कि सिया का मिस्टर वर्मा के साथ में एक नॉर्मल हाय हेलो के अलावा कोई रिश्ता नहीं है और इसके अलावा वो मिस्टर वर्मा को जानती भी नहीं है। जिसने भी ये अफवाह फैलाई है वो सामने आकर इस सब के बारे में सफाई दे और इन सब चीजों को क्लियर करे, वरना सिया अपने लॉयर की मदद से उन पर मानहानि का दावा करेगी। इसके साथ ही सिया ने पिछले 15 दिनों के शेड्यूल की एक कॉपी भी लगाई हुई थी जिससे सबको ये देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो पिछले 15 दिनों में कितने समय कहां पर थी। अब जो सिया के फैंस थे जो नेगेटिविटी की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो बाहर आकर वकील के स्टेटमेंट के नीचे अपने कमेंट्स लिखने लगे थे और अब खुलकर सिया को सपोर्ट कर रहे थे। वैसे भी सिया हमेशा से ही एक ऐसी मॉडल रही थी जो घर से बाहर बिना काम के निकलती ही नहीं थी। ना वो कभी किसी प्राइवेट इवेंट्स में जाती थी, ना वो कभी दोस्तों के साथ पार्टी करती हुई देखी गई थी। इसलिए सिया के एक बयान से लोगों को फर्क पड़ रहा था और इस बात में वजन उसके शेड्यूल ने डाल दिया था। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर में मिस्टर राहुल ने भी ऑफिशियली एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि अगर कोई ये कह रहा है कि सिया को अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि उसने किसी जज के साथ में एक रात बिताई है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे बारे में तो हर कोई बात अच्छे से जानता है। मैं साफ शब्दों में कहने वाला इंसान हूँ। अगर सिया ऐसी होती तो मेरी दोस्त नहीं होती। मैं जितना सिया को जानता हूँ वो एक बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही काबिल और साफ कैरेक्टर की लड़की है। अगर उसे अपने करियर को किसी मुकाम तक पहुँचाने के लिए ये सब करना होता तो उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती जितनी वो पिछले दिनों से कर रही है। और रही बात आदमियों की, तो ये सब करने के लिए दुनिया में बहुत आदमी हैं। उसे एक बूढ़ा लीचड़ ही नहीं मिलेगा। इसीलिए लोगों को थोड़ा अपना दिमाग खोल कर रखना चाहिए और फिर सोच समझकर चीजों को नाप तोल कर बोलना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग बिना सोचे समझे कैसे बोल लेते हैं। और रही बात सिया की, तो अभी कुछ दिनों पहले भी किसी ने सिया का नाम जबरदस्ती उछालने की कोशिश की थी कि उसने ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक का नाम जबरदस्ती अपने आप को पब्लिसिटी देने के लिए इस्तेमाल किया है। उसका ओबेरॉय इंटरनेशनल ने क्या हाल किया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है और मैंने भी अग्रीमेंट की कॉपी देखी हुई है। इससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि स्टार किंग कैसी कंपनी है और ये तो हम पहले से जानते थे कि वो सिया को किस तरीके से ट्रीट कर रही है। पर अब मुझे लगता है इसके मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने अपने सबूत खुद ही दे दिए हैं। मिस्टर राहुल हमेशा से साफ कहने वाले मुंहफट किस्म के इंसान रहे हैं। इंडस्ट्री में हर कोई उनके बारे में जानता था।
और जहाँ तक उनकी पर्सनल बात है, एक दोस्त का साथ देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। वो किसी भी चीज से डरते नहीं थे। इधर ओबेरॉय इंटरनेशनल के आर्टिस्ट डायरेक्टर एक इंटरव्यू के बीच में थे, क्योंकि पिछली बार ओबेरॉय इंटरनेशनल सिया के बचाव में आई थी, इसलिए मीडिया वाले उनसे सवाल करना चाहते थे। पर मीडिया वालों को ये नहीं लगा था कि ओबेरॉय इंटरनेशनल या उससे जुड़ा कोई भी शख्स इस बात का जवाब देगा। उन सबको ये लग रहा था कि वो शायद प्यार से इस बात को अवॉइड करेंगे। रिपोर्टर, पिछली बार जब सिया का मिस्टर राजवीर ओबेरॉय के साथ नाम उछाला गया था तो आप लोग खुलकर सामने आए थे और आपने सिया का साथ दिया था। अभी जो स्कैंडल रिलीज हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आर्टिस्ट डायरेक्टर, क्या कहना है? मैं आप लोगों को सिर्फ एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोगों को चीजों को सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चीज जो ऊपर से दिखती है वैसी होती नहीं है। कल को अगर आपका नाम किसी क्रिमिनल की लिस्ट में जोड़ दिया जाए तो क्या आप खूनी बन जाओगे? वो खून आपने किया होगा। हो सकता है आपको भी फंसाया जा रहा हो। ये इंटरव्यू सुनकर सिया एकदम से सन्न रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी उसने मुड़कर राजवीर को देखा। सिया, आपने ओबेरॉय इंटरनेशनल को मेरे लिए बयान देने के लिए कहा। राजवीर, तो तुम्हें क्या लगता है, अब तो मिस्टर राहुल ने भी सामने आकर तुम्हारे बारे में बात कर ली, तो मैं तुम्हारा पति होकर क्या चुपचाप बैठा रहूंगा? जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें इस तरीके से देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। राजवीर ने सिया के माथे पर किस करते हुए कहा। सिया थोड़ी देर के लिए उदास हो गई। उसके दिल में ये ख्याल आ रहा था कि राजवीर जैसे आदमी को कोई सुंदर और समझदार पत्नी मिल सकती थी जो उसे इतना परेशान ना करती, जिसके लिए उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही अपनी ही कंपनी के लोगों से लड़ने की जरूरत पड़ती। पर क्योंकि इन दोनों का मिलना किस्मत ने पहले से ही तय कर लिया था, इसलिए अब सिया राजवीर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। सिया ने अपना हाथ राजवीर के हाथ में रख दिया और राजवीर की ओर देखने लगी। राजवीर, इंसान जब दुखी होता है उस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर होता है। इस दुनिया में अगर ऐसा कुछ भी है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ तो वो मैं जरूर करूँगा, और फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर पाऊंगा तब भी मैं हार नहीं मानूंगा, उसे करने की कोशिश जरूर करूंगा। राजवीर की ये बात सुनकर सिया की आंख से आंसू निकल आए। वो इस वक्त रो भी रही थी और हंस भी रही थी। राजवीर को सिया की आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर उसे ये पता था कि उसकी बीवी को रोना अच्छा लगता है, इसीलिए उसने सिया के कंधे पर हाथ रखा और उसका सिर अपने कंधे पर रखकर उसके कंधे पर धीरे धीरे थपथपाने लगा। ये राजवीर का अपना तरीका था सिया को सुकून और सपोर्ट दिखाने का। दोनों को इतने प्यार से एक दूसरे में खोया देखकर राशि का दिल नहीं कर रहा था कि वो बीच में बोले, पर करण अब तक कम से कम 10 बार फोन कर चुका था, इसलिए राशि को बोलना पड़ा। राशि ने फोन सिया को दिया। सिया, बोलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। करण एकदम चुप था। सिया थोड़ी देर के लिए हेलो हेलो बोलती रही और उसके बाद इरिटेट होकर जैसे ही वो फोन काटने वाली थी तभी करण ने कहा, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटा दिया गया है। सिया, ऐसा ही होना चाहिए था। करण, थोड़ी देर में मेरी कंपनी बिक जाएगी और बैंक वाले मेरा घर, मेरी गाड़ी, सब कुछ नीलाम कर देंगे। मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारा स्टेटमेंट पढ़ लिया है, पर मेरे ख्याल से तुम ये फालतू कोशिश कर रही हो, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। तुम अपना नाम इस सब से नहीं हटा पाओगी। करण की आवाज से समझ में आ रहा था कि अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। करण, तुम मेरे साथ चलो। तुम अगर मेरे साथ आओगी तो मैं ये बात भूलने को भी तैयार हूँ कि तुमने ऋषभ वर्मा के साथ में रात बिताई है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम अभी भी
मुझसे प्यार करती हो, अगर नहीं करती तो तुम मेरी कंपनी में अभी तक क्यों रहती। ये बात सुनकर सिया का दिल नफरत से भर गया और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि सिया को ये सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। सिया, पहली बात तो ये कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी कंपनी में अब तक इसलिए थी ताकि मैं तुम्हें तिल तिल कर तड़पता हुआ देख सकूं। बस मैंने ये नहीं सोचा था कि लोरी इतनी बेदर्द निकल जाएगी कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए खुद बर्बाद हो जाएगी। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, कोई तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। तुम अकेले जहन्नुम में जाओगे, वही तुम्हारी जगह है। सिया जिस वक्त करण से बात कर रही थी, राजवीर ने धीरे से उसके कान में कहा, तुम अपना काम खत्म करो, मैं स्टडी में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ काम निपटाना है। राजवीर की बात सुनकर सिया थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, पर उसे राजवीर का इशारा समझते देर नहीं लगी। राजवीर अब करण के सामने अपने आप को नहीं छुपाना चाहता था, इसलिए सिया ने राजवीर से कहा, ठीक है, पर एसी ज्यादा तेज मत चलाना। राजवीर, ओके। राजवीर जैसे ही अपनी स्टडी में पहुंचा, उसने पीयूष को फोन किया, राजवीर, किसी को भेजो जो करण पर पूरी तरह से नजर रखेगा और इस बात का ध्यान रखना कि वो शहर छोड़कर बाहर ना जाने पाए। पीयूष, यस सर। करण ने ऐसे कैसे सोच लिया कि वो सिया को तकलीफ देकर इतनी आसानी से बच निकलेगा। राजवीर ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। इधर सिया के फोन पर करण ने किसी दूसरे आदमी की आवाज को सुन लिया था और आवाज के लहजे और इन दोनों की बातों से वो समझ पा रहा था कि ये कोई कैजुअल तरह की बात नहीं है, बल्कि ये एक तरह का इमोशनल रोमांटिक तरह का लहजा है। करण को इस वक्त ठीक वैसा महसूस हो रहा था जैसे उस समय हुआ था जब उसने लोरी को ऋषभ वर्मा के साथ देखा था। करण ने गुस्से में सिया को पूछा, तुम्हारे साथ कौन आदमी है? तो इसका मतलब ये है कि तुम सच में ऋषभ वर्मा के साथ सोई हो और उसके बाद में अब तुम उसे भी छोड़कर किसी और आदमी के साथ हो। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? सिया, अपने काम से काम रखो, मैं किसके साथ हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। करण, मैं तुम्हारा मंगेतर था, मुझे हक है ये जानने का। सिया, क्यों? क्या तुम भूल रहे हो हमारा रिश्ता खत्म हुए एक जमाना हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, किसके साथ हूँ, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। करण, पर तुम मुझसे, मैं शादीशुदा हूँ। सिया ने करण की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। इसे सुनकर करण एकदम सख्ते में आ गया, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सिया ने आगे कहा, तो इस बात का ये मतलब है कि वाकई में मुझसे अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। करण, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कैसे किसी से भी शादी कर सकती हो? और वैसे भी तुम्हारी अभी जो इस समय इमेज बनी हुई है, उसके बाद तुमसे कौन शादी करेगा? करण कह तो रहा था और उसे अपनी खुद की कही बातों पर भरोसा भी नहीं हो रहा था। दूसरी ओर से सिया ने उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया, जिससे उसे समझ में आ गया कि सिया सच बोल रही है। करण, तो वाकई में तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये खबर सुनकर करण को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा भोंक दिया हो। दर्द और घुटन की वजह से उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, पर करण को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने आज तक सिया के लिए कुछ भी महसूस नहीं किया था। वो तो अपने दिल से लोरी को चाहता था, पर उसे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल कर रख दिया हो और उसका शरीर बिल्कुल खाली हो गया हो। अचानक से सिया की शादी वाली खबर ने उसे झकझोर कर रख दिया था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की जो उसे इतनी शिद्दत से प्यार करती थी, जिसने उसके लिए सब कुछ किया, उसके लिए अपना करियर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया और हर हद तक जाकर उससे प्यार किया, वो किसी और की हो गई।
दरअसल करण ने अपने दिल में हमेशा से ये सपना पाल रखा था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, सिया उसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसे हमेशा से ये लगता था कि वो चाहे सिया को कितनी भी तकलीफें दे, उसे कितना भी बेइज्जत कर ले, सिया करण की एक उंगली के इशारे पर उसके पास भागकर चली आएगी। ये सब सोचकर करण की आंख से 2 आंसू निकल आए और तभी पता नहीं करण ने अपने दिमाग में क्या सोचा और मुस्कुराते हुए सिया को कहा, मेरे साथ वापस रिश्ता जोड़ने से ज्यादा अच्छा तुमने एक बुढ़े से शादी करना समझा। सिया, तुम्हें पता है ना तुम कितने घटिया इंसान हो। करण, तो तुमसे और कौन शादी करेगा? और अगर ऐसा नहीं है तो बताओ तुमने किससे शादी की है? हालांकि राजवीर ये कह चुका था कि वो करण के सामने अपने आप को लाने के लिए तैयार था, पर फिर भी सिया उस पर अपना फैसला थोपना नहीं चाहती थी और उससे बिना बात किए करण को कुछ कहना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो फोन लेकर स्टडी में गई और उसने फोन पर अपना हाथ रखकर राजवीर को बताया कि करण जानना चाहता है कि आप कौन हो। राजवीर ने सिया को अपनी गोद में बिठाया और उसके कान में धीरे से कहा, ठीक है, उसे बोलो मैं उसे लेने के लिए किसी को भेज रहा हूँ। क्योंकि करण की औकात के हिसाब से और राजवीर की हैसियत के हिसाब से राजवीर से करण का मिलना इतना आसान नहीं है। राजवीर की मर्जी के बिना उसे वैसे भी कोई नहीं मिल सकता है। एग्रीमेंट वाला स्कैंडल बहुत जोर शोर से चल रहा था। हर तरफ उसके बारे में ही बात हो रही थी। सिया के स्टेटमेंट से थोड़ी बात संभली तो थी, पर क्योंकि जिन लोगों का नाम इसमें था, मतलब करण और ऋषभ वर्मा, कोई भी उसकी सफाई देने के लिए नहीं आए थे, इसीलिए सिया का स्टेटमेंट कहीं दब गया और लोग फिर उसके बारे में बातें करने में लग गए। जिनके भी साथ में सिया कॉन्ट्रैक्ट करने वाली थी या जिनके साथ में बातें चल रही थी, एक एक करके सब ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। कारण भी बड़े अजीबोगरीब थे। ऐसी परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते, तुम्हारी इमेज हमारे प्रोजेक्ट को सूट नहीं कर रही है, और भी बहुत कुछ। राशि एक एक करके सबको फोन कर रही थी और सब से उसे इसी तरीके के कोई न कोई जवाब सुनने को मिल रहे थे। राशि ने निराशा भरी नजर से सिया की ओर देखा। सिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, वक्त है, निकल जाएगा, बस राजवीर को इसके बारे में मत बताना। राशि, तुम्हें क्या लगता है बिग बॉस को इसके बारे में नहीं पता होगा? खैर, मैं तब तक फोन करूंगी जब तक कोई अच्छी खबर नहीं सुनने को मिल जाती। राशि फोन पर फोन किए चली जा रही थी। तभी एक कंपनी जहां पर उसकी बात चल रही थी, वहां के डायरेक्टर ने सिया से मिलने में इंटरेस्ट दिखाया। सिया उससे मिलने गई, पर उसने जो कहा उसे सुनकर सिया आग बबूला हो गई। उसने सिया से कहा कि वो सिया से न्यूड मॉडलिंग कराना चाहता है और इसके आगे ये भी कहा कि पहले ही सिया इससे ज्यादा कर चुकी है, अब इतना करने में उसे शर्म क्यों? सिया ने उसे घूर कर देखा, जिससे सिया की नजरों से सामने वाले को ये एहसास हो गया कि उसने कुछ तो गलत किया है। सिया ने उसके केबिन के बाहर जो नाम लिखा था वो अपने दिमाग में याद कर लिया और वहाँ से निकल गई। कार में बैठकर उसने राशि से कहा, कोई ऐसा मीडिया रिपोर्टर पता करो जो ऋषभ वर्मा के कांटेक्ट में हो और उसके बहुत करीब हो। वापसी के रास्ते में सिया ने राशि से कहा, एग्रीमेंट को ध्यान से देखो, उसकी पहली शर्त ये है कि करण को लोरी को आजाद करना होगा। इसका मतलब ये है कि करण ऋषभ वर्मा और लोरी के रिश्ते के बारे में जानता था, पर उसे पता कब चला होगा? सिया, करण के बर्थडे के दिन, क्योंकि करण का बर्थडे का दिन ही था जिसके बाद में करण ने उसे पहली बार अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए कहा था। और करण की सेक्रेटरी से पता करो, मुमकिन है उसके बारे में कोई खबर हो। मैंने वैसे भी अवार्ड सेरेमनी की रात को ही लोरी को बोल दिया था कि अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है और मैंने ये तय भी कर लिया था कि मैं लोरी का रास्ता अब आगे छोड़ दूंगी।
पर किसने सोचा था कि लोरी अपने आप को खुद ही बर्बाद कर लेगी। पर अब जब उसने ऐसा कर ही लिया है तो उसे साथ देने के लिए करण और वर्मा को भी वहीं भेजना है। सिया, राशि ने आश्चर्य से कहा। सिया, सॉरी, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मुझे अब एक चीज समझ में आ गई है कि जब मैं एक बार शुरुआत कर सकती हूँ तो मैं दोबारा भी शुरुआत कर सकती हूँ। मुझे मेहनत ही तो करनी है और वो करना मुझे आता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि लोगों ने मुझे इतना नीचे कब गिरा दिया कि वो मुझे न्यूड मॉडल का ऑफर देने लग गए हैं। इस बात ने मुझे झकझोर दिया है और शायद जिस नींद में मैं सो रही थी उससे जगा भी दिया है। राशि ने सिया की ओर देखा। सिया की आंखें हमेशा की तरह शांत थीं, पर अब उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है गिरकर उठना और वापस से शुरुआत करना, जो सिया को करना आता था। अग्रीमेंट के ऊपर लोग अभी भी बहस कर रहे थे। अग्रीमेंट कब साइन किया गया, कैसे साइन किया गया और भी बहुत कुछ। अब तो दो ग्रुप बन चुके थे। एक ग्रुप ये कह रहा था कि अग्रीमेंट क्योंकि अवार्ड सेरेमनी के बहुत पहले ही साइन नहीं किया गया है, इसीलिए ऋषभ वर्मा के पास में इतना वक्त ही नहीं रहा होगा कि वो किसी भी जज को रिश्वत दे कि सिया को अवार्ड दिया जाए। वहीं दूसरा ग्रुप ये कह रहा था कि क्योंकि अग्रीमेंट अभी साइन किया गया है, इसका मतलब ये थोड़ो ना है कि सिया पहले से उसे नहीं जानती थी। वैसे भी अवार्ड सेरेमनी में दोनों को साथ में ही देखा गया था। सिया ये ऑनलाइन डिस्कशन देख रही थी, पर अब उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि जब सच्चाई सामने आएगी तो जो लोग आज उसे गालियां दे रहे हैं उन सब को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तभी वो घर पहुंची। जैसे ही वो हयात रेजिडेंसी पहुंची, पीयूष उसे बाहर ही मिल गया। वो बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। पीयूष, मैम, सर ने मुझको आपको लेकर आने के लिए कहा है। सिया, ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या ऑफिस जा रहे हैं? पीयूष, नहीं, सर आपके साथ लंच करना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में एक 5 स्टार होटल के अंदर करण आया। उसने देखा सिया एक टेबल पर अकेले बैठी हुई है। इतने महंगे होटल को देखकर करण को महसूस हो रहा था कि जैसे उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, जबकि सिया को देखकर ये समझ में आ रहा था कि वो यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल है। सामने वो लड़की है जो उसे बेइंतहा प्यार करती थी, जिसकी करण ने कभी इज्जत नहीं की, पर वक्त के साथ निखर कर वो एक ऐसा हीरा बन चुकी है और जिसे करण अब कभी भी नहीं पा सकता है। करण सिया की टेबल के पास पहुंचा। करण को देखकर सिया ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण, मुझे तो यहाँ आना ही था। वैसे भी मैं तुम्हारे पति को देखना चाहता हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि आवेश में आकर तुम कोई ऐसा फैसला कर लोगी और शादी ही कर लोगी, पर वाकई में तुम्हारे पति की तारीफ करनी होगी। उसकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, तभी तो तुम्हारे बारे में इतना स्कैंडल, इतनी बातें हो रही हैं और वो बर्दाश्त भी कर रहा है। वाकई में मुझे तो सिर्फ शक था कि तुमने वर्मा के साथ में एक रात बिताई है, पर उसे तो पता ही होगा और उसके बाद भी उसने तुमसे कुछ नहीं कहा। कमाल है। सिया, तुम्हारी और मेरे पति की कोई बराबरी नहीं है। तुम्हें पता है, जिस दिन से मेरी उनसे शादी हुई है उस दिन से मैं सिर्फ एक चीज सोच रही हूँ कि हमारा इतने सालों का रिश्ता क्यों टूट गया, क्योंकि ये रिश्ता सच्चा था ही नहीं। करण हंसते हुए, हाँ, अब तो तुम यही बोलोगी, और वैसे भी शादी करके पछता भी रही होगी, तो मुझे क्यों बताओगी? सिया उसकी बात का जवाब देती, तभी करण के पीछे से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर करण तुरंत पहचान गया कि ये ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक राजवीर ओबेरॉय हैं। पर उसने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर उसे राजवीर ओबेरॉय देखने को मिल जाएगा।
पर तुरंत ही उसे ये एहसास हुआ कि कविता ने ओबेरॉय इंटरनेशनल को किस तरीके से नाराज किया था और इसीलिए उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। सिया करण को देखकर बता सकती थी कि करण इस वक्त बहुत ओछा और छोटा महसूस कर रहा है। अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए करण ने राजवीर की ओर देखना ही ठीक नहीं समझा और वो डायरेक्टली सिया की ओर देखने लगा। सिया ने राजवीर की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैंने पहले ही आपका पसंदीदा पनीर टिक्का ऑर्डर कर दिया है। राजवीर, ओह अच्छा, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? सिया, नहीं, मैं भी बस अभी अभी आई हूँ। राजवीर, अच्छा, मैं आगे से कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊं। और राजवीर ने सिया के माथे पर किस किया और उसके बाद सिया के साथ बैठ गया। सामने का सीन देखकर करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि करण अपनी औकात सामने खड़े आदमी के सामने बहुत अच्छे से जानता था। करण बखूबी अच्छे से जानता था कि अगर राजवीर चाहे तो बिना उंगली उठाए उसे कुचलकर फेंक सकता था और राजवीर के सामने उसकी औकात सिर्फ एक भिखारी की है। करण को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि धरती फटे और वो उसमें समा जाए। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। राजवीर की तरफ आंख उठाकर देखना भी उससे नहीं हो पा रहा था। तभी राजवीर ने कहा, लगता है मिस्टर करण को यहाँ का खाना कुछ खास पसंद नहीं है। राजवीर की गहरी और चील की तरह दिखने वाली आंखों से करण को डर लग रहा था। उसकी सधी हुई आवाज सुनकर करण पहले ही कांप रहा था, पर अचानक घबराहट में वो अपनी ही जगह पर अपनी ही कुर्सी से गिर पड़ा। ये देखकर वहाँ का होटल स्टाफ हंसे बिना नहीं रह पाया। करण ने अपनी असहजता को छुपाते हुए कहा, आप लोग अपना लंच एंजॉय करो, मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। राजवीर, जाना चाहूँगा? राजवीर की ये बात सुनते ही होटल स्टाफ ने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। इससे ये साफ हो रहा था कि करण यहाँ पर आया तो अपनी मर्जी से है, पर अब जाएगा राजवीर की मर्जी से। राजवीर, मैंने तो सुना था आप मुझसे मिलना चाहते हैं, पर आपने तो मुझसे बात भी नहीं की। मैं तो अभी आया हूँ और आप जाना चाहते हैं? करण की राजवीर के सामने बोलने की औकात नहीं थी और उसे मना करने की तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए उसने जमीन पर बैठे बैठे ही कहा, मैं सिया की मदद करूंगा उसका नाम इन सारी चीजों से हटाने में। मैं खुद बाहर जाकर मीडिया को बता दूंगा कि इस सब कुछ में सिया इन्वॉल्व नहीं थी। राजवीर ने करण को घूरते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिया को तुम्हारी मदद की जरूरत है? मेरे होते हुए उसे किसी की भी जरूरत नहीं है और मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है। करण को समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर उससे चाहता क्या है। अचानक इस तरीके से सामने आने का क्या मतलब है? क्या राजवीर उसे बेइज्जत करना चाहता है? उसके सामने जो कुछ हो रहा था उसके बाद में करण का घमंड, उसका स्वाभिमान और उसका आत्मसम्मान सब कुछ टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखरा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में राजवीर से कहा, प्रेसिडेंट ओबेरॉय, आप ये बताएं कि फिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? इस बात का जवाब राजवीर ने सिया की ओर देखते हुए दिया। इसके लिए तो तुम्हें मेरी बीवी से पूछना पड़ेगा। जब राजवीर सिया से बात कर रहा था उस वक्त उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी। उस वक्त उसकी आवाज में प्यार, केयर, भरोसा सब कुछ दिख रहा था, जबकि वो जब करण से बात कर रहा था तब उसका बात करने का लहजा कुछ और ही कह रहा था। इस सब से करण को एक बात तो समझ में आ गई थी कि राजवीर सिर्फ सिया के लिए उसका बदला ले रहा है। करण ने नजरें उठाकर सिया की ओर देखा। सिया राजवीर के साथ में इतने आराम से बैठी हुई थी जैसे उसे दुनिया में क्या हो रहा है किसी भी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर तभी करण के दिमाग में एक ख्याल आया कि मर्द आखिर मर्द ही होते हैं, चाहे कोई भी हो, एक गरीब या एक मल्टी मिलियन कंपनी का मालिक, सब
एक से ही होते हैं। करण ने मन में सोचा कि राजवीर जैसे आदमी को कोई भी मिल सकती थी। उसने तुमसे शादी कर तो ली है, पर कुछ दिनों में वो तुमसे भी बोर हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। देखते हैं ये रिश्ता कितने दिन चलता है। करण के दिमाग में क्या चल रहा है ये सिया उसकी आंखों में देखकर बता सकती थी, पर करण क्या सोचता है इस बात से उसे कोई भी फर्क अब नहीं पड़ता था। तभी करण ने सिया की ओर देखते हुए सिया से पूछा, तुम मुझसे चाहती क्या हो, ये डायरेक्टली मुझे बता दो, क्योंकि सारे जमाने में मेरा मजाक तो तुम पहले ही बना चुकी हो। सिया, तुम्हें पता है मेरी राजवीर से शादी किस दिन हुई? 19 अगस्त को। 19 अगस्त सुनकर करण आश्चर्य से सिया की ओर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है, क्योंकि 19 अगस्त ही वो तारीख है जिस दिन वो खुद सिया से शादी करने वाला था। ये वही दिन था जिस दिन वो सिया को लोरी के लिए छोड़कर चला गया था। यही वो दिन था जिस दिन उसने सिया को लोरी की जगह पर खड़ा किया था। करण, अगर तुमने शादी कर ली थी तो तुमने ओबेरॉय इंटरनेशनल के नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सिया, किस चीज के लिए? तुमसे बदला लेने के लिए? सिया ने करण की बात को बीच में काटते हुए कहा, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस सब गंदगी में राजवीर के हाथ गंदे हों। क्योंकि सिया को राजवीर से शादी करने के बाद में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बस उसे अपने रिश्ते के बारे में जमाने को बताना था और उसकी सारी परेशानियां अपने आप ही खत्म हो जाती। उसकी तरफ आंख उठाकर बात करने की भी किसी की औकात नहीं होती। पता नहीं क्यों उसने इतनी तकलीफ, इतना दर्द और इतनी बेइज्जती झेली। ये बात करण को समझ नहीं आ रही थी। करण, तो वाकई में तुमने ये सब में राजवीर सर की मदद नहीं ली, पर आखिर ऐसा क्यों है? क्या तुम उन पर भरोसा नहीं करती? सिया, हर कोई तुम्हारे और लोरी की तरह घटिया नहीं होता है। मैं अपने आप को अपने दम पर साबित करना चाहती हूँ। मैं 3 साल पहले यहाँ की टॉप मॉडल थी और अब 3 साल के बाद फिर से वही साबित करके दिखाऊंगी, पूरी दुनिया को भी और तुम्हें भी। करण, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया है। और प्लीज अब तुम मुझसे ये मत कहना कि जिन लोगों को तुम्हारे और राजवीर सर की शादी के बारे में पता है, उन लोगों का व्यवहार तुम्हारे साथ में अलग नहीं था। उन लोगों ने तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। सिया, सिर्फ तुम्हें पता है। मेरी और राजवीर की शादी के बारे में सिर्फ तुम हो जिसे पता है। करण हंसते हुए, मुझे यकीन नहीं होता तुम जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, जिसके पास में कामयाबी पाने, शोहरत पाने का इतना बड़ा जरिया था और उसने इस्तेमाल तक नहीं किया। सिया, हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसे रिश्ते तुम निभाते हो। हर रिश्ता इस्तेमाल करने के लिए और शोहरत पाने के लिए उसका जरिया नहीं होता, जैसे तुमने मेरे साथ किया। कुछ रिश्ते लोग दिल से भी निभाते हैं। मेरा और राजवीर का रिश्ता वैसा ही है जिसे हम दिल से निभाते हैं और दिल से महसूस करते हैं, पर ये बात तुम कभी भी नहीं समझोगे। करण का दिल इस समय छलनी हुआ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर आज वो वही महसूस कर रहा था जो उसने सिया को दिया था। और वो ये साफ साफ देख रहा था कि सिया की जिंदगी उसके बिना कहीं बेहतर है। और रही राजवीर की बात, तो ओबेरॉय इंटरनेशनल का मालिक राजवीर ओबेरॉय, उस तक पहुंचने के लिए करण के 10 जन्म भी कम पड़ेंगे। करण को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कब लोरी के पीछे इतना पागल हो गया कि उसने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली। अगर आज वो सिया के साथ में होता तो स्थिति कुछ और होती। सिया, तुम्हें पता है, एक समय पर मैं इतना सोचती थी कि मैं तुम्हें कैसे टॉर्चर करूं, कैसे तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करूं। एक समय पर मेरी जिंदगी का सिर्फ यही मकसद था, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा काम लोरी इतनी आसानी से कर देगी। अपने साथ साथ वो तुम्हें भी ले डूबेगी
और अब मैं तुम्हें और क्या गिराऊं, जबकि तुम पहले ही इतने गिरे हुए हो, अपने कैरेक्टर से भी और अपनी औकात से भी। तो अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारे इन सब पचड़ों से हटकर अपनी जिंदगी के बारे में आगे सोचना है, उस मुकाम को वापस हासिल करना है जहाँ पर मैं थी, और मेरी नई जिंदगी में तुम्हारी कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। अब मैं तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि ये देश छोड़कर चले जाओ, कभी भी इस देश में लौटकर वापस मत आना, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत आना। सिया के शब्दों को सुनकर करण सकते में आ गया, क्योंकि इस लहजे में सिया ने उससे कभी भी बात नहीं की थी, या शायद इतना गिरा हुआ उसने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था। वो एक तरह का मजाक बनकर रह गया था। शायद करण कुछ कहना चाहता था। उसने अपना मुंह खोला तो, पर राजवीर और सिया की उंगलियों में उंगलियां फंसी हुई देखकर जिस तरीके से उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। धीरे से वो अपनी जमीन से उठा और अपने आप को लगभग घसीटता हुआ होटल के बाहर चला गया, जो कि सारा स्टाफ बड़े ही आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि उनके सामने एक पूरी पिक्चर अभी अभी खत्म हुई थी। जैसे ही करण होटल के बाहर पहुंचा, वहां पर पहुंचकर उसने दीवार पर जोर जोर से मुक्का मारा, जिससे कुछ नतीजा नहीं निकला। उसके खुद के हाथ में चोट लग गई और अब वो ये सोच रहा था कि वो कहां वापस जाए। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। उसकी रेप्यूटेशन, उसकी कंपनी, उसकी इज्जत और उसकी पर्सनल लाइफ सब कुछ मजाक बन चुका है। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, और ये सब कुछ उसे एक गलत लड़की के पीछे भागने और सिया को धोखा देने के बदले में मिला था। ऐसा लग रहा था कि भगवान उसे उसके किए की सजा दे रहे हैं। करण के निकलने के थोड़ी ही देर के बाद में सिया और राजवीर भी होटल से बाहर आए। अचानक से पता नहीं करण को क्या सूझा कि वो सिया के पीछे भागने लगा। सिया, सिया! तभी उसे पीछे से पकड़कर पीयूष ने रोक लिया। पीयूष, अभी तुम्हारा नाटक खत्म नहीं हुआ, और भी कुछ सुनना बाकी है? करण, नहीं, मैं बस उसे वापस पाना चाहता हूँ। मैं उसे एक बार कहना चाहता हूँ कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो बस मुझे माफ कर दे। करण एक पल के लिए ये भूल ही गया था कि सिया शादीशुदा है, वो किसी की पत्नी है। पीयूष, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैम ने इस दुनिया के सबसे अच्छे आदमी से शादी कर ली है, वही उनके लिए सबसे अच्छे हैं। और रही बात तुम्हारी या उनको पाने की, तो ना तो मैम को किसी की जरूरत है, और जहाँ तक सर की बात है, राजवीर सर के साथ होते हुए सिया मैम को किसी की भी जरूरत नहीं है। होटल से बाहर निकलते हुए शायद सिया ने उनकी बातों को सुन लिया था, तभी उसने पीयूष को आवाज लगाई। सिया, पीयूष! पीयूष से सिया ने कुछ कहा, जिसके बाद में वो करण के पास गया। उसने करण से पूछा, तुम्हें लोरी और उस वर्मा के बारे में कब पता चला था? करण ने सिया की ओर देखते हुए जवाब दिया, सनशाइन होटल में रूम नंबर 3029 में मैंने उन दोनों को एक साथ पकड़ा था। होटल के पास में लोरी का मेरे कमरे से निकलकर वर्मा के कमरे में जाने की रिकॉर्डिंग भी थी। सिया ने करण की ओर देखते हुए कहा, थैंक्स। और उसके बाद में राजवीर और सिया राजवीर की स्पोर्ट्स कार में बैठकर वहां से निकल गए। उसके बाद सिया ने ना तो करण की ओर आंख उठाकर देखा और ना ही पलट कर देखा। सिया ने सिर्फ विनम्रता के तौर पर करण को थैंक्स कहा था, और इस तरीके का थैंक्स तो वो किसी राह चलते अनजान व्यक्ति को भी कह सकती थी। राजवीर और सिया अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। करण उन्हें पीछे से तब तक देखता रहा जब तक उनकी गाड़ी करण की नजरों से ओझल नहीं हो गई। वहां से निकलते ही सिया ने राजवीर की ओर देखा और कहा, राजवीर, कुछ बोलने या सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे अतीत का हिस्सा था जो आज खत्म हो गया, और अगर अपने आप को खुश करने के लिए कोई तुम्हारे पास वजह नहीं है तो एक बहाना ही सोच लो। ये सब कुछ तुम्हारे साथ इसलिए हुआ था
कि तुम मुझसे मिल सको। ये सुनकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हंसते हुए राजवीर से कहा, थैंक यू सो मच मुझे इतना समझने के लिए। राजवीर, मिसेस ओबेरॉय, आप कुछ ज्यादा ही शरीफ हो रही हैं। और ये कहते हुए राजवीर ने सिया के माथे पर किस किया। सिया राजवीर के कंधे पर अपना सर रखकर आराम से बैठ गई। इस वक्त सिया को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि कहीं करण जाकर उनके रिश्ते के बारे में सबको बता न दे, क्योंकि सिया अच्छे से जानती थी कि अब करण की जो हैसियत और औकात है उसमें कोई भी करण की बात पर भरोसा नहीं करेगा। पर फिर भी राजवीर ने उसका भी इंतजाम कर लिया था। सिया ने करण को तो बर्बाद कर दिया था और अपना बदला ले लिया था, पर वो अभी तक अपना नाम उस पूरे स्कैंडल से क्लियर नहीं कर पाई थी। लोगों को अभी भी उसके बारे में यही लग रहा था कि इस शोहरत को पाने के लिए उसने गलत काम किया है। करण ने जाते जाते सिया को ये डिटेल तो दे दी थी कि उसने लोरी को कहां पर पकड़ा था। लोरी ने हमेशा सिया के साथ में एक कंपटीशन लगा के रखा। जो चीज सिया की थी उसे चुराने में लोरी को बड़ा मजा आता था और लोरी और ऋषभ वर्मा इस वक्त गायब थे। और अभी भी सिया को अपना नाम साफ करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राजवीर सिया से 2 कदम आगे था। ये बात पता चलते ही कि करण ने लोरी को सनशाइन होटल में पकड़ा था। राजवीर ने पीयूष को पहले ही काम पर लगा दिया था और उसे ये कह दिया था कि वो ऋषभ वर्मा के उस होटल में आने जाने की सारी डिटेल्स के बारे में पता करे। और इधर सिया ने राशि को रिपोर्टर के बारे में पता करने के लिए कहा था, जिसके बारे में उसने राजवीर को बताया कि उसने किसी रिपोर्टर के बारे में पता किया है जो पिछले 6 महीने से वर्मा के साथ है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था, पर उसी वक्त में एनुअल मॉडल अवार्ड एजेंसी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसके 2 पॉइंट थे। पहला तो ये कि उन्होंने गलती मानी कि हाँ, टॉप 10 मॉडल अवार्ड में ऋषभ वर्मा ने झोलझाल किया था और किसी और मॉडल की जगह पर लोरी का नाम डाला गया था, जिसकी गलती उन्होंने मानी। और साथ ही साथ इसका भी सबूत दिया कि वर्मा ने पहले भी इसी तरीके से एजेंसी के रूल्स को तोड़ा है और पहले भी उसकी इस तरीके की हरकतें सामने आई हैं। और दूसरी बात ये है कि जहां तक रही बात स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड की, तो वहां पर वो अवार्ड के जज की लिस्ट भी एजेंसी ने ऑनलाइन लोगों को, मीडिया वालों को, सभी को दिला दी थी, जिसमें ऋषभ वर्मा का नाम कहीं भी नहीं था। और इस अवार्ड का जो नॉमिनेशन था वो रियल टाइम डेटा के हिसाब से फाइनल किया गया था और ओरिएंटल ट्रेंड अभी भी उस डेटा के हिसाब से नंबर 1 पर चल रहा था, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता था। साथ ही साथ एनुअल मॉडल अवार्ड एजेंसी ने ये भी कहा कि शाम को 7 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो मीडिया के सारे सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। हालांकि इस सब से बात बहुत हद तक क्लियर हो चुकी थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पर फिर भी सिया को कहीं कुछ कमी लग रही थी। सिया को ये लग रहा था कि उसे अभी भी अपनी बेगुनाही और साथ ही साथ ये सब को साबित करना था कि उसे जो भी शोहरत, नाम या अवार्ड मिला है वो सब कुछ उसने अपनी मेहनत से कमाया है। राजवीर ये सब कुछ इसलिए इतना ज्यादा तूल नहीं पकड़ रहा क्योंकि इसके बारे में लोग इतनी बातें कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सब में पीछे से इसे कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है। हमें ये पता करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन है, क्योंकि पीयूष ने जो भी रिपोर्ट लाके दी है उसके हिसाब से तो यही साबित हो रहा है। और जितनी भी मीडिया एजेंसीज हैं जो ओबेरॉय इंटरनेशनल के साथ काम करती हैं, उनमें से कोई भी इस सब में शामिल नहीं है। और जिनके भी शामिल होने की या जिनके भी ओबेरॉय इंटरनेशनल वाले मीडिया हाउसेस के जो कॉम्पिटिटर हैं, वो सारे के सारे मिरेकल एंटरटेनमेंट के अंडर में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा काम उन्हीं का किया धरा है। ऐसा लगता है कि फ्रांस में तुम्हारे शो ने तुम्हारे लिए पहले ही काफी दुश्मन पैदा कर दिए हैं और ये उनके साथ में मिलकर की हुई साजिश है। सिया,
पर तुम परेशान मत हो, जल्द ही ये साबित हो जाएगा कि इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। सिया ने राजवीर के सीने पर सिर रखते हुए कहा, तो इसके बाद भी आप अभी भी चाहते हो कि मैं मिरेकल एंटरटेनमेंट ज्वाइन करूं? राजवीर, बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि तुम ज्वाइन करो। इस सब को हैंडल करना इतना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास में इस वक्त तुम्हारी कोई अपनी टीम नहीं है, और जो तुम्हारा है उसको पाने के लिए क्या तुम मिरेकल एंटरटेनमेंट के साथ में लड़ने से डर रही हो? सिया, बिल्कुल नहीं। सिया तो वैसे भी लड़ने से कभी डरती ही नहीं है। इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी मॉडल हैं जिनके करियर बहुत आसानी से चल रहे हैं, पर उसके उलट सिया का करियर तो हमेशा उतार चढ़ाव से भरा ही रहा है। उसने इस इंडस्ट्री में रहकर क्या नहीं देखा। प्यार में धोखा खाया, एक गिरी हुई रखेल के साथ में लड़ाई करनी पड़ी, एक टॉप मॉडलिंग एजेंसी ने उसे ब्लॉक लिस्ट कर दिया। उसके करियर और पर्सनल लाइफ में जितना कुछ वो देख चुकी है, उसके बाद में उसे अब किसी चीज से दोबारा शुरुआत करने से कभी डर नहीं लगा। राजवीर, बेबी, मैं ओबेरॉय इंटरनेशनल का मालिक हूँ। ओबेरॉय इंटरनेशनल मेरी है और मैं तुम्हारा हूँ। जब तक तुम चाहोगी तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम चीजों को इस तरीके से करना नहीं चाहती हो। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि नया एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।